हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बता दें, इसके पहले लेक्चर में जब हम मनोविज्ञान का लेक्चर लिए थे तो उसमें हमने मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से संबंधित जो भी संप्रदाय थे उसके बारे में हमने चर्चा किया था। अब हम शैक्षिक मनोविज्ञान पर आएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? ऐसा शब्द से ही स्पष्ट है कि शिक्षा के दौरान जो है, जब बालक शिक्षा ग्रहण करता है तो उस दौरान जो है उसकी मन स्थिति कैसी है, उसकी गतिविधियाँ कैसी है, वो जानने का प्रयास किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है कि जो शैक्षिक परिस्थितियाँ होती हैं उनके आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक परिस्थितियों के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन किया था। जब बालक जो है शिक्षा ग्रहण करता है तो उस दौरान उसे क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसके व्यवहार में क्या चेंजेस होते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में जो है किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? बालक के व्यवहार का, स्टडी ऑफ बिहेवियर। बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि उसे कहाँ पे कठिनाई हो रही है, कहाँ पे उसे दिक्कत महसूस हो रहा है। उसको जान के फिर उसे जो है उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है, नवीनीकरण किया जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, फिर उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है बिहेवियर में। तो इसी को कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो 19वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। कब मानी जाती है? 19वीं शताब्दी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। और ये आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान है जो है, कैसे इसका उद्भव हुआ? ये जो प्रकृतिवादी विचारधारा से संबंधित जो दर्शन शास्त्र थे, शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनमें से एक थे रूसो। तो इसी से पॉसिबल हो पाया, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी उत्पत्ति हुई प्रकृतिवादी विचारधारा के आधार पे। इस आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान को, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में सुधार करने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक थे, जैसे पेस्टोलॉजी थे, हर्बर्ट थे, फ्रॉबल थे। इन्होंने क्या किया? आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ सुधार किए थे। और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किस पे किया जाता है? बालक पर। बालक पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में। और ये किस आधार पर होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने ही आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में जो है बालक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसका जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसके आधार पर कहा था बालक पर ध्यान केंद्रित करना। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो थे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। और फिर जॉन डेवी थे जिन्होंने आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान पर अपना योगदान दिया था। जॉन डेवी ने भी शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान दिया था। अमेरिका की एक
एजुकेशन सोसाइटी थी जिसने शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद की थी। वो कौन थी सोसाइटी? नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन, ये अमेरिका की एक एजुकेशन सोसाइटी थी, संस्था थी जिसने शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया था। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं जिसको हमें आगे अध्ययन करना होगा। तो पहला है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। दूसरा है विकास, डेवलपमेंट। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। चौथा है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पांचवा है अपवादात्मक बालक, एक्सेप्शनल चाइल्ड। छठा है अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। इन सब चीज़ों का हम जो है मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सातवां है पाठ्यक्रम, क्यूरिकुलम। आठवां है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। नौवां है शिक्षण विधियां, हम शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। 10वां है निर्देश एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। 11 है मापन और मूल्यांकन, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। इतने चीज़ जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए पहले हम आते हैं शिक्षण विधियां पर, शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन विधियां हैं उस पर आते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान में कई सारी विधियां हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधियां हैं उसमें पहला है अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इसको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। दूसरा है बहिर्दर्शन विधि, इसको एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड बोला जाता है। तीसरा है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। चौथा है जीवन इतिहास, इसको बोलते हैं केस स्टडी या हिस्ट्री। पांचवा है विकासात्मक विधि। छठा है तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। सातवां है मनोविश्लेषण विधि, इसको बोलते हैं साइको एनालिसिस मेथड। आठवां है नैदानिक विधि, इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक मेथड। नौवां है सर्वेक्षण विधि, इसको बोलते हैं सर्वे स्टैटिस्टिकल सर्वे करके इस विधि का प्रयोग किया जाता है अध्ययन में। पहला विधि है हमारा अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि का मतलब इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड या अंतर्दर्शन विधि जो है ये सबसे पुरानी अध्ययन विधि है। याद रखिएगा, सबसे पुरानी अध्ययन विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे पुरानी अध्ययन विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। यह जो है संरचनावादियों की सबसे मुख्य विधि थी। संरचनावादियों की सबसे मुख्य विधि क्या थी? अंतर्दर्शन विधि। सबसे पहले विलियम वुंट जो संरचनावादी थे और उनके जो शिष्य थे टिचनर, इन्होंने इस विधि का प्रयोग किया था। विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने सबसे पहले अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया था। अंतर्दर्शन विधि का अर्थ क्या होता है कि अपने अंदर झांकना, अपने अंदर झांक कर ये जानने की कोशिश करना कि हम कभी जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, कोई भी, चाहे गुस्सा हो चाहे खुशी हो, तो वो किस वजह से हमारे अंदर गुस्सा उत्पन्न हो रहा है या हम किस वजह से
खुशी जाहिर कर रहे हैं या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसको जानने का प्रयास किया जाता है। किस विधि से? अंतर्दर्शन विधि से। इसे जो है आत्मगत निरीक्षण भी कहते हैं। इस विधि को आत्मगत निरीक्षण, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी इसे कहते हैं, आत्मगत निरीक्षण। याद रखिएगा, अंतर्दर्शन विधि को क्या बोलते हैं? आत्मगत निरीक्षण। इस विधि में 3 चीज़ों का सहारा लिया जाता है: संवेदना, भाव और प्रतिमा। पहले हम किसी चीज़ को संवेदना के आधार पर उसको जानते हैं, फिर हम उसको फील करते हैं, भाव निकालते हैं, इसका मतलब क्या निकला। फिर उसको क्या करते हैं, हम अपने मन में एक इमेज बनाते हैं, फिर उसके आधार पर व्याख्या करते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत आती हैं। पहले संवेदना होती है, संवेदना से भाव उत्पन्न होता है। जब भाव उत्पन्न होता है तो उसके बाद हमारे दिमाग में एक प्रतिमा बन जाती है। तो ये 3 चीज़ें जो है अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत आती हैं और इसी का सहारा लिया जाता है किसी चीज़ को व्याख्या करने के लिए, किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। ये 3 चीज़ें आती हैं सबसे पहले। अगला है बहिर्दर्शन विधि। थर्ड, तो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी के जनक भी थे, जे.बी. वाटसन। इन्होंने ही इस विधि का प्रयोग किया था। किस विधि का? बहिर्दर्शन विधि। जो व्यवहारवाद के जनक थे, जे.बी. वाटसन किस संप्रदाय के जनक थे? व्यवहारवाद संप्रदाय के, बिहेवियरिज्म। इसमें क्या होता है? बहिर्दर्शन का मतलब होता है बाहर से देखकर, उसके व्यवहार को देखकर उसका व्याख्या करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसकी व्याख्या की जाती है। आजकल क्या होता है, स्कूलों में इस विधि का ज़्यादा उपयोग होता है। इस विधि का प्रयोग स्कूलों में ज़्यादा होता है, बच्चों के व्यवहार को देखने के लिए किया जा रहा है। इसे और अधिक रिलायबल बनाने के लिए, मतलब सटीक बनाने के लिए जो है अवलोकन सारणी, ऑब्जर्वेशन टेबल या शेड्यूल को जोड़ा जाता है। मतलब ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चे के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको एक टेबल, अवलोकन सारणी बनाया जाता है। उसकी वो जब बच्चा सीखता है कुछ, तो उसने क्या अचीव किया, क्या उसे दिक्कतें आई, वो सब एक अवलोकन सारणी में अंकित किया जाता है, जिससे पता चले कि बच्चे को कहाँ का दिक्कत आ रहा है, कहाँ इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पे वीक पॉइंट है। इस अवलोकन सारणी से उसका अध्ययन किया जाता है और फिर उससे दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये जो बहिर्दर्शन विधि है कृत्रिम व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं है और ये गुप्त क्रियाओं के लिए कारगर नहीं है, क्योंकि ये बहिर्दर्शन विधि है, केवल ये बाहर का व्यवहार देखकर लोगों की व्याख्या करता है, इसलिए ये गुप्त क्रियाओं के लिए कारगर नहीं है। पेडागॉजी क्या होता है? पेडागॉजी हम बाद में पढ़ाएंगे, जब ये सिलेबस जो है पूरा हो जाएगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, फिर उसके बाद हम पेडागॉजी पे आएंगे। इस विधियों के आधार पर भी हम पेडागॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अध्ययन विधियाँ अच्छी तरह आ रहा है तो हम इन विधियों के आधार पर भी हम कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। पेडागॉजी, इसमें क्या होता है? टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है इसमें, पेडागॉजी में। और साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी मेथड, इसमें बच्चों को समझा जाता है। पेडागॉजी में बच्चों को
कैसे पढ़ाना है, ये सब चीज़ें होती हैं पेडागोजी में। और साइकोलॉजी में बच्चों को केवल समझना होता है। अगला विधि है हमारा, चलिए अब हम अगले लेक्चर में इसके बाद जो भी विधियाँ बची हुई हैं उसको अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का जो है अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो का जो PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ PDF लिंक पे क्लिक करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।